नमस्कार। तो अमर उजाला में एक बड़ी दिलचस्प खबर छपी है। खबर यह है कि भारतीय रेलवे को यात्रियों की जो बेतहाशा भीड़ होती है उसे काबू करने का एक फॉर्मूला मिल गया है। हाँ, मैंने भी ये रिपोर्ट देखी। अब देखिए, फॉर्मूला शब्द सुनते ही दिमाग में तो कोई मैथ्स या साइंस की इक्वेशन आती है, बिल्कुल। लेकिन ये वो नहीं है। ये एक पूरी की पूरी रणनीति है। तो सवाल ये उठता है, क्या एयरपोर्ट जैसी व्यवस्था हमारे रेलवे स्टेशनों की उस अफरा तफरी को सच में सुलझा सकती है? मतलब वो भीड़ जिसे हम सबने कभी ना कभी झेला है। हाँ, और ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये करोड़ों लोगों के रोज के अनुभव से जुड़ा है। और सूत्रों की माने तो ये मॉडल त्योहारों की भीड़ के दौरान नई दिल्ली स्टेशन पर आजमाया गया था और सफल रहा। काफी सफल रहा। और अब इसे देश के 76 बड़े स्टेशनों पर लागू करने की बात हो रही है। 76 स्टेशनों पर। वाह जी। तो आज की बातचीत में हम यही समझेंगे कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और जो चीज दिल्ली में काम कर गई, क्या वो देश के बाकी भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों पर भी काम कर पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को समझते हैं। ये फॉर्मूला है क्या चीज? अगर ये कोई गणित नहीं है तो फिर क्या है? सुनने में होल्डिंग एरिया और जोनिंग जैसे शब्द आ रहे हैं। सच कहूं तो होल्डिंग एरिया सुनते ही मेरे दिमाग में तो एयरपोर्ट टर्मिनल की तस्वीर आ जाती है। सही सोच रही हैं आप। रेलवे स्टेशन के लिए ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब हमारे स्टेशन और इतने ऑर्गेनाइज्ड। आपका सोचना बिल्कुल सही है, और यही इस मॉडल का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये असल में एक ऑपरेशनल मॉडल है, मतलब काम करने का एक नया तरीका, और इसकी प्रेरणा एयरपोर्ट से ही ली गई है। अच्छा। इसके दो मेन पिलर हैं। पहला, जैसा आपने कहा, होल्डिंग एरिया। इसका सीधा सीधा मतलब है स्टेशन के अंदर, लेकिन प्लेटफॉर्म से पहले, ऐसी बड़ी बड़ी जगह बनाना जहां यात्रियों को ट्रेन आने से कुछ देर पहले तक ठहराया जा सके। ओके। मकसद ये है कि पूरी ट्रेन की भीड़ एक साथ प्लेटफॉर्म पर ना टूट पड़े। यानी एक तरह का सिस्टमैटिक वेटिंग रूम। लेकिन हमारे स्टेशनों पर तो पहले से वेटिंग रूम होते हैं जो अक्सर भरे ही रहते हैं। ये उनसे अलग कैसे है? ये बहुत अलग है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि एक पूरा प्रोसेस है। इन होल्डिंग एरियाज में यात्रियों को बाकायदा लाइनों में लगाया जाता है। वहां बैठने की अच्छी जगह, पानी, टॉयलेट और टिकट काउंटर जैसी बेसिक सुविधाएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ यात्रियों को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर कैसे? जैसे कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को एक तरफ और वेटिंग लिस्ट या दूसरे तरह के टिकट वालों को अलग सेक्शन में रखा जा सकता है। ओह, आई सी। इससे ये पक्का होता है कि प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही लोग जाएं जिनका सफर पक्का है। अच्छा, तो ये भीड़ को सिर्फ रोकता नहीं बल्कि उससे छांटता भी है। ये तो काफी स्मार्ट है। और इसका दूसरा हिस्सा, जोनिंग और फ्लो कंट्रोल, वो क्या है? जोनिंग का मतलब है पूरे स्टेशन को अलग अलग हिस्सों में बांट देना। ठीक है। ताकि भीड़ एक जगह जमा होने के बजाय चरणों में, मतलब स्टेप्स में आगे बढ़े। आप नई दिल्ली स्टेशन का ही उदाहरण लीजिए। सोचिए, आप स्टेशन में घुसती हैं, आपको सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं धकेला जाता। तो फिर पहले आप एक प्री टिकटिंग जोन में आती हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा टेंट या हॉल जहां टिकट खरीदने या दिखाने की शुरुआती प्रक्रिया होती है। फिर आप एक बैरिकेड वाले रास्ते से टिकटिंग जोन में जाते हैं जहां टिकट की फाइनल चेकिंग होती है। और फिर होल्डिंग एरिया में। बिल्कुल। और आखिर में आप उस होल्डिंग एरिया में पहुंचते हैं। आपको प्लेटफॉर्म पर तभी जाने दिया जाएगा जब आपकी ट्रेन का अनाउंसमेंट होगा। मतलब हर स्टेप पर भीड़ छंटती जाती है। एग्जैक्टली। ये सुनने में तो बहुत ही व्यवस्थित लग रहा है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अचानक इस पूरे सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ गई? रेलवे तो सालों से चल रही है, भीड़ भी हमेशा से थी, अब ऐसा क्या हुआ? देखिए, इसकी जरूरत अचानक नहीं पड़ी, बल्कि ये लंबे समय से महसूस की जा रही एक समस्या का जवाब है। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली और सबसे हैरान करने वाली वजह है यात्रियों की संख्या। संख्या? हाँ, भारतीय रेलवे हर दिन करीब 3 करोड़ लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। 3 करोड़ रोज। ये दुनिया के किसी भी रेल नेटवर्क से कहीं ज्यादा है। इतनी बड़ी आबादी को रोज संभालना ही अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम है। 3 करोड़ रोज, ये आंकड़ा तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और जाहिर है इतनी भीड़ का मतलब है सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल। और यही दूसरी वजह है सुरक्षा। जब प्लेटफॉर्म खचाखच भरे होते हैं तो एक छोटा सा धक्का भी भगदड़ में बदल सकता है। हमने दुखद रूप से ऐसी घटनाएं देखी हैं। हाँ, बिल्कुल। इसी साल 2025 की शुरुआत में बर्दवान स्टेशन पर जो भगदड़ हुई, वो एक चेतावनी थी। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एक बेहतर भीड़ मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही थी। और जब भी मैं रेलवे की भीड़ के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में दिवाली या छठ पूजा के टाइम की तस्वीरें आती हैं। वो खचाखच भरी ट्रेनें, प्लेटफॉर्म पर तिल रखने की जगह नहीं। क्या ये सिस्टम खास तौर पर इसी त्योहारों वाली भीड़ के लिए है,
या रोज की भीड़ ही असल में बड़ी समस्या है? आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। रोज की भीड़ एक चुनौती है, लेकिन त्योहारों के समय की भीड़ एक आपदा जैसी होती है। सही बात है। और यही हमारी तीसरी वजह है। दिवाली, छठ या गर्मियों की छुट्टियों में स्टेशनों पर उनकी क्षमता से 5-6 गुना ज्यादा लोग आ जाते हैं। ये मॉडल असल में इसी चरम भीड़ को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया था। अच्छा, तो शुरुआत वहीं से हुई? जी, नई दिल्ली में इसका परीक्षण त्योहारों के पीक सीजन में ही किया गया था। वहां जब ये काम कर गया तो रेलवे को लगा कि इसे रोज की भीड़ मैनेज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये सिर्फ कुछ बैरिकेड और वेटिंग एरिया लगाने की बात नहीं है, ये रेलवे के एक बड़े बदलाव का हिस्सा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। क्या ये किसी और सुधार से भी जुड़ा है? हाँ, इसे अकेले देखना गलती होगी। ये रेलवे में चल रहे कई बड़े सुधारों की एक अहम कड़ी है। एक तरफ जहां स्टेशंस पर फिजिकली बदलाव हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव और तकनीकी सुधार भी चल रहे हैं। जैसे रेलवे ने हाल ही में एडवांस रिजर्वेशन चार्टिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब ट्रेन छूटने से 8-10 घंटे पहले चार्ट बनाने पर जोर है, ताकि आखिरी मिनट की अनिश्चितता और टिकट काउंटरों पर लगने वाली भीड़ कम हो। और टेक्नोलॉजी का भी इसमें बड़ा रोल होगा, जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम को अपग्रेड करना। बिल्कुल। दिसंबर 2025 तक एक नए स्मार्ट प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी आरक्षण प्रणाली को आधुनिक बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कई बड़े स्टेशनों पर अब मॉड्यूलर वेटिंग हॉल बन रहे हैं, जिनमें बेहतर सीटें, चार्जिंग पॉइंट और साफ सुथरे टिकट काउंटर हैं। तो ये फॉर्मूला उस बड़ी सोच का हिस्सा है जहां यात्री के टिकट खरीदने से लेकर ट्रेन में बैठने तक के पूरे अनुभव को आसान और सुरक्षित बनाया जा रहा है। ठीक है, ये सब कागज पर और एक कंट्रोल्ड माहौल जैसे नई दिल्ली के ट्रायल में तो बहुत अच्छा लगता है। इससे यात्रियों को आराम मिलेगा, सुरक्षा बढ़ेगी, भगदड़ का खतरा कम होगा। लेकिन मेरा दिमाग फौरन मुंबई के दादर या कोलकाता के हावड़ा स्टेशन की तरफ जाता है, जहां त्योहारों के दिन तो छोड़िए, आम दिनों में भी पैर रखने की जगह नहीं होती। वहां ये होल्डिंग एरिया का कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा? मुझे तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है। और आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रही हैं। यही इस योजना की सबसे बड़ी और पहली चुनौती है, स्केलेबिलिटी और जगह की कमी। जगह की कमी? हाँ, नई दिल्ली स्टेशन काफी बड़ा है, वहां खुली जगह है, लेकिन हमारे ज्यादातर पुराने स्टेशंस जो शहरों के बीचों बीच बसे हैं, वहां एक नया टॉयलेट बनाने की जगह निकालना मुश्किल है। सही बात है। एक बड़ा होल्डिंग एरिया तो बहुत दूर की बात है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के कई स्टेशनों पर अतिरिक्त जमीन है ही नहीं, तो वहां इस मॉडल को कैसे लागू करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या हर स्टेशन एक जैसा होता है? मतलब हर जगह का मिजाज, यात्रियों का फ्लो सब अलग होता होगा? सही बात। और ये दूसरी चुनौती है, स्थानीय अनुकूलन। हर स्टेशन की अपनी एक लय होती है। किसी स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनें ज्यादा आती हैं, तो किसी पर लोकल ट्रेनों की भीड़ रहती है। कहीं सुबह के वक्त भीड़ होती है तो कहीं रात में। आप एक ही मॉडल को हर जगह कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इसे हर स्टेशन की जरूरत के हिसाब से बदलना होगा, जो कि एक बहुत जटिल काम है। बिल्कुल। तीसरी चुनौती है टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन। ये होल्डिंग एरिया तभी कारगर होंगे जब यात्रियों को रियल टाइम जानकारी मिले। उनकी ट्रेन कब आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, उन्हें होल्डिंग एरिया से कब निकलना है। ये सब जानकारी उनके मोबाइल पर या बड़े डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर लगातार दिखनी चाहिए। बिना सही सूचना के ये होल्डिंग एरिया कंफ्यूजन और बेचैनी का सेंटर बन सकते हैं। और इन सबसे ऊपर हम लोग यानी यात्री, हम किसी भी सिस्टम को बना या बिगाड़ सकते हैं। क्या हमारे व्यवहार को भी ध्यान में रखा गया है? हम सबने लोगों को लाइन तोड़ते या चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते देखा है? ये इस पूरी योजना का सबसे नाजुक और शायद सबसे अहम पहलू है। चौथी और सबसे बड़ी चुनौती है यात्रियों का व्यवहार। सही। अब कितना भी अच्छा सिस्टम बना लें, अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएगा। इस सिस्टम की सफलता साफ सुथरे साइनेज, लगातार होने वाली घोषणाओं और सबसे ज्यादा यात्रियों के अनुशासन पर टिकी है। तो क्या ये काम करेगा? वैसे नई दिल्ली ट्रायल से एक दिलचस्प बात सामने आई। मैंने एक रेलवे अधिकारी से बात की जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि उन्हें सबसे बड़ी हैरानी ये नहीं हुई कि सिस्टम काम कर गया, बल्कि ये देखकर हुई कि यात्री कितनी जल्दी उसके आदी हो गए। अच्छा। जैसे ही लोगों ने देखा कि एक व्यवस्थित लाइन है, बैठने की जगह है और उन्हें सही जानकारी मिल रही है, उनकी वो हड़बड़ी और बेचैनी अपने आप कम हो गई। ये तो वाकई एक उम्मीद की किरण है। अच्छा, ये तो हुई भारत की बात। क्या ये आइडिया पूरी तरह से हमारा अपना है, जो दुनिया के दूसरे बड़े रेल नेटवर्क भी ऐसा कुछ करते हैं? देखिए, भीड़ को मैनेज करने की तकनीकें तो दुनिया भर में है, लेकिन हर देश का तरीका उसकी अपनी जरूरतों और संस्कृति के हिसाब से होता है। जैसे जापान को लीजिए,
वहां के स्टेशनों पर मार्क्ड वेटिंग जोन्स होते हैं, मतलब जमीन पर निशान बने होते हैं कि आपको कहाँ खड़ा होना है। लोग चुपचाप लाइन में लगकर ट्रेन का इंतजार करते हैं। लेकिन वहां का सिस्टम एक चीज पर टिका है, प्रेडिक्टेबिलिटी। ट्रेनें सेकंड की पाबंदी से चलती हैं, इसलिए किसी को हड़बड़ी नहीं होती। और यूरोप में वहाँ के स्टेशंस तो काफी हाईटेक माने जाते हैं। हाँ, यूरोप के ज्यादातर बड़े स्टेशनों पर ऑटोमेटेड गेट्स होते हैं जो आपका टिकट स्कैन करके ही खुलते हैं। वो डिजिटल क्लाउड एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, जिससे रियल टाइम में पता चल जाता है कि स्टेशन के किस कोने में भीड़ बढ़ रही है और उसे कैसे मैनेज करना है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, वहाँ यात्रियों की संख्या हमारे मुकाबले बहुत कम है। तो फिर भारतीय मॉडल में ऐसा क्या खास है जो इसे अलग बनाता है? भारतीय मॉडल की खासियत यह है कि ये ऑर्गेनाइज्ड केओस, यानी व्यवस्थित अराजकता के लिए बनाया गया है। ये इस बात को मानकर चलता है कि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होगी, ट्रेनें थोड़ी बहुत लेट हो सकती हैं और हर तरह के यात्री, रिजर्वेशन वाले, बिना रिजर्वेशन वाले, सब एक ही जगह पर होंगे। बिल्कुल। इसलिए हमारा मॉडल किसी एक चीज पर निर्भर नहीं है। ये जापान की तरह सिर्फ अनुशासन पर या यूरोप की तरह सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं टिका है। तो फिर ये फिजिकल स्पेस यानी होल्डिंग एरिया, लोगों के फ्लो को कंट्रोल करने यानी जोनिंग, और इंसानी अनुशासन, इन तीनों का एक मिला-जुला, कह सकते हैं कि एक देसी जुगाड़ है जो खासतौर पर भारत की परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया है। तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूला कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि भीड़ को संभालने का एक प्रैक्टिकल और सोचा समझा ऑपरेशनल मॉडल है। बिल्कुल। ये होल्डिंग एरिया और जोनिंग के जरिए उस भीड़ को प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ही काबू करने की कोशिश है जो अब तक बेकाबू मानी जाती थी। सही। नई दिल्ली की सफलता एक अच्छी शुरुआत है, और अगर ये 76 स्टेशनों पर सही से लागू हो गया तो ये भारतीय रेलवे में सफर करने के हमारे अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल। ये सुरक्षा और सुविधा दोनों को बेहतर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भविष्य के लिए छोड़ना जरूरी है। वो क्या? ये फिजिकल ढांचा तो खड़ा हो जाएगा, होल्डिंग एरिया बन जाएंगे, जोन भी तय हो जाएंगे, पर असली सवाल यह है कि क्या हम इस नए हार्डवेयर के साथ अपना बिहेवियर एंड सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड कर पाएंगे? मतलब यात्रियों का व्यवहार? हाँ, क्योंकि किसी भी सिस्टम की कामयाबी आखिर में तकनीक से ज्यादा लोगों की सोच और उनके सहयोग पर निर्भर करती है। और शायद यही इस एम्बिशियस योजना की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।